TV9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सीरिया का एक शहर है इदलिब। इदलिब का क्षेत्रफल सिर्फ 23 वर्ग किलोमीटर है। जमीन के इस हिस्से के लिए कई देश जंग पर उतारू हैं। दो देश तो सीधे युद्ध कर रहे हैं, सीरिया और तुर्की। सीरिया के साथ रूस की सेना भी मैदान में है। पर्दे के पीछे से इसी युद्ध में सऊदी अरब, ईरान और अमेरिका भी शामिल हैं। खाड़ी देश की ये भीषण लड़ाई दिन ब दिन भयानक होती जा रही है। सीरिया और रूस के हमले में अब तक तुर्की के 58 जवान मारे गए, जिसके बाद तुर्की ने खाड़ी युद्ध में यू टर्न ले लिया। कल तक रूस को धमकी दे रहे तुर्की ने मॉस्को में मीटिंग का वक्त मांगा है। तो क्या पुतिन एर्दोगान में डील डन हो गई है? खाड़ी देश के मैदान जंग में प्रेसिडेंट ट्रंप कैसे बुरे फंस गए हैं? देखिए, सुपर पावर को सन्न करने वाला धमाका किसने किया। इंसानी इतिहास में इससे भीषण युद्ध का जिक्र नहीं मिलेगा। ये सबसे लंबा, सबसे भयानक, सबसे विध्वंसक युद्ध है। यहाँ पर बरसों से बारूद बरस रहा है, बेगुनाहों का कत्लेआम हो रहा है। दुनिया के कई ताकतवर मुल्क इस युद्ध में खुद को झोंक चुके हैं, लेकिन ये युद्ध दिन ब दिन खौफनाक होता जा रहा है। खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। खाड़ी देश में खून खराबे का ये डरावना दौर। सीरिया का गृह युद्ध अब दुनिया के कई देशों के लिए सिरदर्द बन चुका है। कई देश तो सीधे जंग में उलझ गए हैं, जिनमें रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियां भी शुमार हैं। अमेरिकी फौज ने भले ही सीधे तौर पर अभी सीरिया में हमले शुरू ना किए हो, लेकिन इस युद्ध का सबसे अहम किरदार अमेरिका ही है। अब तक प्रेसिडेंट ट्रंप अपने बिछाए बिसात पर मोहरों को मन मुताबिक फेंट रहे थे, लेकिन रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने उनकी चाल की काट तलाश ली है। सीरिया के रण में पुतिन स्टाइल वॉर के आगाज ने सारे खेल को बदल कर रख दिया है। रूस के फाइटर जेट ने सीरिया में चुन चुन कर उन इलाकों को तहस नहस कर दिया, जहां तुर्की और तुर्की के समर्थन वाले फ्री सीरियन आर्मी के लड़ाके थे। रूस की बमबारी के बाद इदलिब में बारूदी बवंडर पूरे दिन उठते रहे। रूस की एयर स्ट्राइक के बाद तुर्की की सेना ने इदलिब के कई इलाकों से खुद को पीछे हटा लिया। 4 दिन की लड़ाई में ही रूस की मदद से बशर अल असद की सेना ने सराय केप पर दोबारा से कब्जा कर लिया। युद्ध के दौरान सीरिया का सराकेब शहर एक बहुत अहम ठिकाना है। यहीं से M5 हाईवे होकर गुजरता है। ये एक इंटरनेशनल हाईवे है। ये इंटरनेशनल हाईवे यानी M5 इंटरनेशनल हाईवे दक्षिण सीरिया में जॉर्डन की सीमा के पार से शुरू होकर उत्तर में होते हुए तुर्की की सीमा के पास अलेप्पो शहर में जाकर खत्म होता है। इस इंटरनेशनल हाईवे पर अब तुर्की और फ्री सीरियन आर्मी का कब्जा था, लेकिन रूस की मैदानी जंग में उतरने के बाद से विद्रोहियों के पांव उखड़ने लगे हैं। तुर्की आर्मी भी बैकफुट पर जा चुकी है। यही वजह है कि जो प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने पुतिन के साथ मॉस्को में मीटिंग का वक्त भी मांग लिया। तुर्की राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी कि राष्ट्रपति एर्दोगान मॉस्को में होने वाले शिखर बैठक में शामिल होंगे। ये एक दिन की यात्रा होगी, जहां पर वो पुतिन को इस बात के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे कि वो सीरिया में चल रहे युद्ध से खुद को अलग कर लें। हालांकि दोनों सुप्रीम लीडर की मुलाकात ने अमेरिका को तगड़ा झटका दे दिया। तुर्की अब तक अमेरिका के इशारे पर चलता रहा। अमेरिकी शहर पर ही एर्दोगान ने इदलिब में हमला किया। पर्दे के पीछे से ट्रंप सीरिया में सारा गेम खेल रहे थे, मगर पुतिन की वॉर जोन में एंट्री गेम चेंजर साबित हो गई। रूसी हमले ने तुर्की को इतना ज्यादा झकझोर दिया कि वो सारी दुश्मनी को भूलकर शांति वार्ता की पहल शुरू करने लग गया। प्रेसिडेंट एर्दोगान के बैकफुट पर आने की वजह उनकी सेना को हुई जान का नुकसान है। सीरिया में अब तक तुर्की की सेना ने ज्यादा जवानों को खोया है। एर्दोगान अपने सैनिकों के अंतिम संस्कार में शामिल होने भी पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने पुतिन के आगे सरेंडर का मन बना लिया था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात कितनी कारगर साबित होगी, ये कोई नहीं जानता। सीरिया में युद्ध से पहले तुर्की और रूस के बीच अंकारा में एक अहम बातचीत हुई थी। दोनों देशों ने सीजफायर समझौता भी किया था। हालांकि ये समझौता सिर्फ कागजी खानापूर्ति भर हुआ। सीरिया के अखाड़े में दोनों देशों की सेनाओं ने बारूदी बारिश को जारी रखा, जिसकी पहल फ्री सीरियन आर्मी ने। इदलिब में विद्रोही सेना के एक्शन के बाद तुर्की ने भी हमला शुरू कर दिया। दोनों सेनाओं ने मिलकर बशर आर्मी को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। रूस के दिए हथियारों को भी तहस नहस कर दिया। सीरिया की क्राइसिस बहुत देर से चल रही है। टर्की और सीरिया के बीच में जो क्राइसिस चल रही है, और ये 2018 में इस क्राइसिस को दूर करने के लिए रशिया और टर्की ने मिलकर एक डीमिलिटराइज जोन क्रिएट किया था, DMZ इदलिब में,
और इस इदलिब के अंदर अब वो जो डीमिलिटराइज जोन जो क्रिएट कर दिया, फिर भी वहां पे उल्लंघन, सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और डीमिलिटराइज जोन में फोर्सेस उल्लंघन कर रही हैं। सीरिया टर्की के सोल्जर्स को मार रहा है, टर्की सीरिया के सोल्जर्स को मार रहा है। पहले उनका हेलीकॉप्टर गिराया, फिर 2 Su-24 गिराए उन्होंने सीरिया के, और टर्की का हेलीकॉप्टर गिरा। अमेरिकन जो हैं वो टर्की को सपोर्ट कर रहे हैं, रशियंस सीरिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद युद्ध में एक ऐसा मंजर दिखा जिसने एर्दोआन आर्मी के होश फाख्ता कर दिए। एर्दोआन बातचीत के टेबल पर जाने को मजबूर हो गए, जो अमेरिका को नागवार गुजरेगा। अमेरिका ये कतई नहीं चाहता कि तुर्की कभी भी रूस के पाले में जाए, क्योंकि तुर्की रूस की दोस्ती के बाद खाड़ी के सारे समीकरण बदल जाएंगे। उधर अमेरिका की एक मुश्किल तालिबान ने भी खड़ी कर दी है। शांति समझौतों के बावजूद अफगानिस्तान में ट्रंप बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि 2 मोर्चों पर सुपर पावर अपने दुश्मनों से कैसे निपटेगा। क्या पुतिन ने दुनिया को यूनिपोलर से मल्टीपोलर बना दिया? क्या दुनिया में अमेरिकी दादागिरी का दी एंड होने वाला है? आगे देखिए, पुतिन के चक्रव्यूह में फंसा अमेरिका कैसी स्ट्राइक के फिराक में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस और तुर्की में लव हेट रिलेशनशिप है। अभी दोनों देश एक दूसरे को धमकियां देते हैं तो कभी टॉक टेबल पर बैठते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ और है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने दुनिया से अमेरिकी दादागिरी खत्म करने का बेजोड़ प्लान बनाया है। युद्ध के 2 मोर्चे पर घिरा अमेरिका कैसे अपने ही जाल में फंसा, सीरिया का युद्ध ट्रंप के जी का जंजाल कैसे बनता चला गया, अब ये भी जान लीजिए। वो बीते साल का अक्टूबर महीना था। सीरिया में बगदादी ब्रिगेड का करीब खात्मा हो चुका था। हालांकि सबसे खूंखार आतंकी आका बगदादी की मौत नहीं हुई थी, फिर भी अमेरिकी फौज ने सीरिया से कूच करना शुरू कर दिया। अमेरिकी सैनिकों का जत्था बख्तरबंद गाड़ियों से आर्मी बेस में लौटने लगा था। सीरिया में मौजूद सभी अमेरिकी सैनिकों को इराक मोर्चे पर लौटने का फरमान था। सीरिया से वापस लौट रहे अमेरिकी जवानों को कहीं पर गुस्सा झेलना पड़ा। कहीं उनके जाने की खुशी थी तो सीरिया के लोगों को भी इस बात का सुकून था कि शायद अब युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। तारीख 9 अक्टूबर साल 2019, जगह रास अल अयन, सीरिया। तुर्की ने सीरिया के रास अल अयन शहर पर हवाई हमला कर कोहराम मचा दिया। तुर्की के हमले में 150 लोगों की मौत एक झटके में हो गई, जिसमें 50 नागरिक और 100 कुर्द लड़ाके थे। तुर्की का यह हमला इतना घातक था कि पूरा शहर कब्रिस्तान बन गया। लाखों लोग दरबदर हो गए। दुकान मकान छोड़कर जान बचाने के लिए ज्यादातर लोग पलायन कर गए। सीरिया पर हमला करने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति और एक वॉर ग्रुप ने यह ऐलान कर दिया कि उन्होंने रास अल अयन पर कब्जा कर लिया है। बस क्या था, पूरी दुनिया में इस बात को लेकर हड़कंप मच गया। यहां तक कि सुपर पावर अमेरिका ने भी इसके बाद तुर्की को फटकार लगाई और इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी तक दी डाली। पूरी दुनिया में दादागिरी दिखाने वाले अमेरिका की ये धमकी तुर्की के लिए बेईमानी थी। तुर्की ने सीरिया में हमले तेज कर दिए। देखते ही देखते सीरिया के कुर्द लड़ाकों को तुर्की की सेना ने कई मोर्चों पर मात दे दी। खून खराबा बढ़ता देख सीरिया की बशर आर्मी ने तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बशर आर्मी के साथ इसके बाद रूस भी आ गया। तो वहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके बाद भी चुप्पी साधे रखी। अब तक युद्ध का औपचारिक ऐलान किसी ने नहीं किया। मौके बेमौके हमले होते रहे कि तभी 26 अक्टूबर की तारीख आ गई और अमेरिका ने सीरिया में सबसे बड़ा धमाका कर दिया। तारीख 26 अक्टूबर 2019, जगह सीरिया का शहर इदलिब, वक्त रात 11 बजे। अमेरिकी सेना के ड्रोन कैमरे आसमान में मंडराने लगे। इसी ड्रोन कैमरों के बाद अचानक से हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। हेलीकॉप्टर के बाद फाइटर जेट उड़ान भरने लगे और फिर मिसाइलें गरजने लगी।
एक के बाद एक 5 मिसाइलों के धमाके से पूरा इलाका दहल गया। इन मिसाइलों के धमाके इतने जोरदार थे कि इदलिब के बारिशा में भूकंप के झटके भी महसूस किए जाने लगे। मिसाइलें, बम धमाके का शोर तुर्की के बॉर्डर तक सुनाई दे रहा था। अमेरिकी सेना ने मानो जंग छेड़ दी थी। काफी देर तक बमबारी के बाद अमेरिकी सेना ने थोड़ा ब्रेक लिया तो उन पर जवाबी हमला शुरू हो गया। जमीन से अमेरिकी हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जाने लगा। गोरिल्ला वॉर शुरू हो चुका था। 3 घंटे से ज्यादा फायरिंग होती रही। तुर्की से सटी सरहद पर बारूद बरस रहा था। यहां बगदादी समेत कई आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर भी थे। अमेरिकी सेना का ऑपरेशन जोर पकड़ने लगा। जमीन से मोर्टार, एंटी फाइटर जेट मशीन से गोलीबारियां हो रही थी और इसके बाद अमेरिकी फौज के हेलीकॉप्टर ने चुन चुनकर इमारतों पर गोले बरसाने शुरू कर दिए। अमेरिकी कमांडो के हमले में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का सरगना बगदादी मारा जा चुका था। सीरिया में अमेरिका का आखिरी काम भी खत्म हो गया। ट्रंप आर्मी सीरिया से बोरिया बिस्तर बांधकर निकल गई। तुर्की के लिए यह खुली छूट थी क्योंकि अमेरिका के रहते कुर्द लड़ाकों पर हमला नहीं किया जा सकता था। मामला बढ़ा तो रूस ने तुर्की के साथ वीजा मुक्त संबंधों को खत्म कर दिया। तुर्की पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई। यहीं से तुर्की अमेरिका में दोस्ती की नींव पड़ी थी, लेकिन मतलबी दोस्ती की दीवार कुछ ही वक्त में दरक गई। पुतिन ने तुर्की को साथ लिया है, जिससे सुपर पावर के माथे पर शिकन आनी तय है। तो वहीं अफगानिस्तान के मोर्चे पर तो सीधे अमेरिका पर हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। तालिबान ने उसे जंग का ट्रेलर दिखाया। आगे तालिबानी ट्रेलर की पूरी पिक्चर देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। प्रेसिडेंट ट्रंप ने साल 2016 के अमेरिकी चुनाव में एक वादा किया था। वादा यह था कि वो दुनिया भर में युद्ध से उलझे अमेरिकी जवानों की वतन वापसी करवाएंगे। ट्रंप अपने इस वादे को अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं। खाड़ी देशों में हजारों अमेरिकी फौजी फंसे हैं, तो वहीं अफगानिस्तान में समझौते के बाद भी ट्रंप आर्मी पर अटैक रुक नहीं रहा। देखिए अफगान युद्ध के फिर शुरू होने के सिग्नल किसने दिए हैं। अमेरिका के गले में हड्डी की तरह फंसा है ये युद्ध। 19 बरस बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के तालिबानी आतंकवादियों के आगे सरेंडर कर शांति समझौता तक किया, लेकिन समझौते को 48 घंटे भी नहीं गुजरे और फिर बंदूकें गरजने लगी। तालिबान आतंकवादियों ने अफगानिस्तान में जोरदार बारूदी धमाके से अपनी ताकत का एहसास सुपर पावर को करा दिया। तालिबान ने अफगानिस्तान के इमाम साहिब जिले में 3 अलग अलग लोकेशन पर हमला कर दहला दिया। तालिबानी आतंकवादियों ने अफगान सेना के 10 जवान, 10 पुलिस वालों को मार दिया। आधा दर्जन से ज्यादा अभी जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं। फायरिंग निरंतर हो रही है। अभी 3 दिन पहले 33 सोल्जर्स मारे गए, उससे पहले 80 सोल्जर्स मारे गए, एक साइड से और दूसरी साइड से। मतलब यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ज्यादा लोगों की जान माल की हानि हो रही है। और टर्की ने अपने बॉर्डर खोल दिए हैं और ग्रीस और इत्यादि की तरफ जो रिफ्यूजीज बढ़ के यूरोप की तरफ चले जा रहे हैं, वो अलग क्राइसिस है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो इस सब क्राइसिस को ठंडा करने के लिए, इसके ऊपर थोड़ा सा समझौता करने के लिए पुतिन और एर्दोगन मिलने वाले हैं और उनकी मीटिंग होने वाली है। 29 फरवरी को कतर के दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौता हुआ, जिसे ऐतिहासिक करार दिया गया। लेकिन समझौते के बावजूद मामला बिगड़ गया। अफगान सरकार ने जेल में बंद तालिबानी आतंकवादियों की रिहाई से इनकार कर दिया, क्योंकि शांति समझौते में अफगान सरकार शामिल ही नहीं थी। अफगान सरकार के फैसले के बाद तुरंत तालिबान ने अफगान पर पलटवार कर दिया।
कुंजू इलाके में 3 पोस्ट पर हमला किया गया और ये तीनों पोस्ट ऐसी थी जहां पर अफगान पुलिस और अफगान आर्मी मौजूद थी। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये रही कि तालिबानी आतंकवादियों ने यह हमला तब किया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तालिबानी नेता से फोन पर बात कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के डिप्टी लीडर मुल्ला अब्दुल गनी से फोन पर बातचीत की। व्हाइट हाउस में जब जश्न के साथ जानकारियां दी जा रही थी, उसी वक्त ट्रंप के होश उड़ाने वाली खबर भी पहुंची। तालिबान के हमले ने अमेरिका की आर्मी को फिर से एक्शन में ला दिया। अमेरिका की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के हेलमंड में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। हेलमंड में तालिबान का बड़ा अड्डा है। अमेरिका को शांति समझौते के ज्यादा दिन टिकने की उम्मीदें नहीं थी। ट्रंप ने इसलिए शांति समझौते से पहले धमकी भी दी थी, मगर वो धमकी काम नहीं आई। तालिबान से समझौते के टूटने का अगर जल्द ऐलान भी हो जाए तो ये हैरानी की बात नहीं होगी। अविश्वास, शक और आधे अधूरे मंसूबों के साथ किया गया अफगान शांति समझौते की उम्र कम है और ये बात सभी जानते हैं। भारत ने इस बात की आशंका पहले ही जता दी थी कि पाकिस्तानी पंचों के साथ किया गया कोई भी समझौता परपंची साबित होगा। अमेरिका के लिए युद्ध के दोनों मोर्चे फिलहाल मुश्किल से सबब हैं, अफगानिस्तान हो या फिर सीरिया। हालांकि सुपर पावर दुश्मनों से निपटने का हुनर जानता है। अमेरिका का अगला कदम ही इन युद्धों का नतीजा तय करेगा।